नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पहले चरण के रण की हर खबर सबसे पहले 58 सीटों की लड़ाई की एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सीधा दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। आगरा में बूथ संख्या 302 पर देरी से शुरू हुआ है मतदान। आगरा से जुड़ी है बड़ी खबर। ईवीएम खराब होने से आधे घंटे देरी से यहां पर मतदान शुरू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से आ रही हैं, जहां पर आज मतदान होना है, लेकिन आधे घंटे देरी से यहां पर मतदान शुरू हुआ है और खबरें आ रही हैं कि शायद यहां पर ईवीएम में खराबी हुई है, जिसके बाद मतदान में देरी हुई है। आगरा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले हालांकि मेरठ से भी ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन उसे सही कर लिया गया था। इसके अलावा ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आगरा, मथुरा, नोएडा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद लगातार वोटिंग जो है वो हो रही है। आगरा में अभी हमने जो सर आपको बताया कि आधे घंटे देरी से यहां पर मतदान शुरू हुआ है। ईवीएम में खराबी एक कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मतदान में देरी हुई है। आधे घंटे बाद यहां पर मतदान शुरू हुआ। मथुरा की अगर बात कर ले, मथुरा हॉट सीट है, नोएडा यहां पर हॉट सीट है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद फिलहाल अगर कहा जाए तो ये तमाम हॉट सीट भी है और ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। मथुरा में श्रीकांत शर्मा की साख दांव पर है, यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री। नोएडा में आप देखिए कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की साख दांव पर है, 2017 में जीत हासिल की थी। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक से माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर की अगर बात कर ले, संजीव बालियान लगातार यहां पर बीजेपी का प्रचार करते रहे, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बहुत बार यह माना गया कि किसान वहां पर संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अगर किसानों की बात कर ले तो बहुत सी चलिए रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं नोएडा से, गौरव है कैराना से, पवन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। पवन, आपके पास आना चाहेंगे। मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रहे हैं, संजीव बालियान ने तमाम कोशिशें की थी, आपके पास आएंगे। नमित के पास कुछ अपडेट है? जी नमित। देखिए, बिल्कुल यहाँ से चारुल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पंखुड़ी पाठक, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाई हैं, वो खुद मतदान केंद्र पर पहुंची हैं, मीडिया से रूबरू हो रही हैं। कुछ देर बाद हम भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पंखुड़ी पाठक जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, खुद प्रियंका गांधी की बात करें, वो जब नोएडा में प्रचार करने पहुंची थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि जो उनका नारा है लड़की हो लड़ सकती हूँ, उसी आधार पर पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। अगर हम नोएडा की सीट की बात करें, क्योंकि यहाँ से खुद राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह मौजूदा विधायक हैं और वो जो है उनको फिर से उम्मीदवार बनाया। बातचीत करते हैं। पंखुड़ी जी, कैसे देख रही हैं, क्या मुद्दा है इस बार नोएडा का? नोएडा में मुद्दे ही मुद्दे हैं, पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लंबे समय उन्होंने आंदोलन किया है अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने मालिकाना हक के लिए। हमारे फ्लैट बायर्स को पोजेशन नहीं मिला, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, ना नालियां कवर्ड है, ना सीवर है, ना पानी पीने का सही आता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने बीच का विधायक चुने और इन मुद्दों का समाधान करें। लॉ एंड ऑर्डर आखिर क्या स्थिति को सुधरी है पिछले 5 साल में नोएडा की? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। आज भी यहाँ पे बीच सड़कों से लोग गाड़ियां उठा के चले जाते हैं। आज भी चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, महिलाएं, क्योंकि मैं खुद यहाँ रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि शाम के समय हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में कांग्रेस कहां तक ठहर रही? देखिए, मैं एक प्रत्याशी के तौर पे अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मैं जहां भी गई महिलाओं में बहुत उत्साह था, बहुत उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से और महिलाओं का बहुत प्रेम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, स्पेशली महिला कैंडिडेट्स को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार उन पर चर्चा हो रही है और महिलाओं का एक तरफा समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो बिल्कुल ये कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक हैं नोएडा से, जो कि पंकज सिंह के जो खिलाफ हैं वो मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो कांग्रेस ने दिया है, उसी आधार पर उनको टिकट मिला और साफ तौर पर पूरे यूपी के अंदर अब कांग्रेस जो है वो जो है उठती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। नोएडा में पंकज सिंह जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनका मुकाबला जो है वो पंखुड़ी पाठक, हालांकि पहले सपा में थी, बाद में कांग्रेस में आ गई, लेकिन यहाँ पर अगर प्रचार की बात कर ले तो प्रियंका गांधी जिस तरह लगातार कहती रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर के मीरापुर से, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यहां पर बताया जा रहा है कि ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में। आप देखिए ईवीएम खराब हुई है मीरापुर विधानसभा के गांव भोकर हेड़ी में ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदान वहां पर रुका हुआ है। मौके पर स्थानीय प्रशासन मौजूद है, जांच वहां पर लगातार की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़े हुए हैं। पवन, मीरापुर में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा भोकरेडी पड़ता है, जहां अभी सूचना मिली है कि ईवीएम खराब हो चुकी है। ईवीएम को ठीक करने के लिए मतदान कर्मचारी वहां मौजूद है और हड़बड़ाहट मच चुकी है प्रशासन के अंदर की ईवीएम कैसे खराबी, क्योंकि पहले फर्स्ट पेज का मतदान है और फर्स्ट पेज में अगर इस तरह की दिक्कतें सामने आती है मतदान को लेकर तो बड़ा ये प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। अंजुल, बिल्कुल, अभी फिलहाल क्या जानकारी है पवन, वहां पर मतदान कितनी देर में शुरू हो पाएगा? अधिकारियों से बात हुई है कि जल्दी ही ये ईवीएम को ठीक कर दिया जाएगा और ये मतदान जल्दी ही चालू हो जाएगा, लेकिन जनता में रोष बना हुआ है कि पहली बार मत डालने आए हैं और अगर ईवीएम खराब होती तो एक उसका मैसेज गलत जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पीछे जो आप विधानसभा देख रही है, इस पर अभी एक युवती जिसका पहली बार मत डालने आई थी, उसकी बीएलओ द्वारा वोट काट दी गई और वोट कटने से वो दुखी होकर वापसी घर गई है। उससे बड़ा रोष था, युवती के अंदर नाराजगी थी कि मेरा पहली बार वोट बनाया और वही वोट मुझे डालने नहीं दिया गया है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए। गौरव मिश्रा आपके पास आना चाहेंगे। कैराना की अगर बात कर ले तो क्या महज एक पलायन ही पूरे कैराना का मुद्दा बनकर रह गया है? क्या सिर्फ पलायन के मुद्दे पर ही कैराना की जो वोटिंग है वो सिमट जाएगी? वहां पर जनता के हिसाब से क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ कैराना की अगर मैं बात करूँ, लगातार पोलिंग बूथ पर चहलकदमी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम लोग जा रहे हैं और यही चहलकदमी हमने जब कांधला से शुरू किया था रिपोर्ट, लगातार कैमरे पे हम देख रहे थे, मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं। हम अगर बात करें खास करके यहाँ के स्थानीय मुद्दों की, बहुत सारे लोगों के मुद्दे हैं। देखिए, पलायन तो सुर्खियों में रहा, इस वजह से भी एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन के रहा, लेकिन यहाँ पर लोगों को अगर हम बात करें, खास करके रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये क्योंकि क्षेत्र पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, गन्ना बहुत ज़्यादा इस हिस्से में होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी किसान परिवार हैं जिनको भुगतान नहीं मिला। उनका कहना है जो गन्ने का भुगतान था वो सब नहीं हुआ। कई सारे मुद्दे थे। आपसे जानना चाहूँगा, खास करके स्थानीय मुद्दों की बात करें, जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, आज तो निर्णायक दिन है, क्या मुद्दे रहेंगे स्थानीय? यही मुद्दे रहेंगे यहाँ की, गरीबी और रोजगार बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी यहाँ से पब्लिक जो है ढेर परेशान होगी रोजगार के बगैर। यहाँ कुछ नहीं, 5 सालों में ना तो किसी सरकार ने रोजगार दिया है, ना किसी को नौकरी दी है, समझिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि किसानों को लेकर गरीब मजदूर तक के बिल्कुल बेकार। वही है कि रोजगार जो है बहुत बड़ी समस्या। तस्वीर दिखाइए उपेंद्र, ये देखिए महिला वोटर्स, मैं जिनकी लगातार बात कर रहा हूँ, साइलेंट वोटर्स, ये लगातार बूथ के तरफ बढ़ रही हैं वोटिंग के लिए। और जब ये बूथ के तरफ जाती हैं, खास करके महिला वोटर्स की बात करें तो एक निर्णायक वोटिंग होती है। हम जिस वोटिंग प्रतिशत को मान करके चलते हैं, खास करके कैराना जैसे जगह पर सुबह से तकरीबन 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार जो वोटर्स थे वो पहुंच रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि पुरुष मतदाता के मुकाबले यहां पर महिला मतदाता लगातार बूथों पर पहुंच रही हैं, वोटिंग कर रही हैं। मुद्दों की अगर हम बात करें तो आपने भी सुना, स्थानीय यहाँ के नागरिक थे, ये भी यहाँ पे पोलिंग बूथ पर आए थे मतदान करने के लिए। उन्होंने कहा कि रोजगार की एक समस्या है, खास करके कृषि करने वाले जो लोग हैं उनको ये कहना है कि जो भुगतान होता है, खास करके गन्ने का भुगतान, सरकार ने तो दावा किया था कि जो भुगतान है गन्ने का वो दिया गया। हमने देखा भी था कई मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि हमने गन्ना किसानों को पैसे दिए। लेकिन एक मुद्दा रहेगा, यहीं से थोड़ी सी ही दूरी पे शामली है इस बार। खास करके शामली का जब जिक्र आता है तो देखिए सुरेश राणा, क्योंकि वहां से विधायक भी और मंत्री भी सरकार में बने रहे, गन्ना उनके पास था मंत्रालय में, तो ये जो सीट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कैराना की सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए चौधरी हुकुम सिंह की अगर मैं बात करूं तो हुकुम सिंह ने एक बहुत बड़े मुद्दे को यहां से उठाया था, पलायन के मुद्दे को उठाया था, हिंदुओं की
जिस तरीके से घर खाली करके गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव में मृगांका सिंह को जब टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 20,000 वोटों से उनकी यहाँ पे हार हुई थी। और इस बार की जो फाइट है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं उनके तरफ से, और खास करके मृगांका सिंह की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही लोगों में बहुत तगड़ी फाइट है इस बार देखने को मिल रही है। और अब 15 से 20 मिनट के बाद इसी जगह पे, इसी पोलिंग बूथ पर मृगांका सिंह जो हैं वो पहुंचेंगी। ये पब्लिक इंटर कॉलेज कैराना का पोलिंग बूथ है जहां पर वो पहुंचेंगी मतदान अपना करने के लिए। तमाम लोग हैं। आप लोगों का क्या मतदान हो गया? जी मतदान कर दिया? जी। अच्छा, आप लोगों ने मतदान कर दिया? अंदर क्या कुछ मांगा जा रहा है प्रूफ के तौर पे आप लोगों से जब मतदान? आधार कार्ड मांग रहे बस। कितने बजे घर से आप लोग निकल गई थी मतदान? 8 बजे। घर का काम कर लिया था सारा? नहीं जी, कहाँ का रखा घर का? तो जो महिलाएं हैं चारुल, वो अपने घरों के काम को छोड़ करके पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं और लगातार जो वोटिंग अब हो रही है, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक बदलाव की बात हम जब करते हैं तो आधी आबादी का जिक्र आता है और आधी आबादी जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है। और इस बार देखिए जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, इसके आसपास के हिस्से की अगर मैं बात करूं, एक मुस्लिम बहुल इलाका है ये, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण को अगर ठीक है। गौरव, आपके पास आएंगे। हमारे साथ पश्चिमी यूपी के जानकार विश्वेंद्र जी हैं, वो कैराना के बारे में ही बता रहे थे। अच्छा विश्वेंद्र जी, इस बार जो है ये चुनाव हो रहा है जी, इसमें 9 मंत्री हैं इस चरण में जिनकी साख दांव पे लगी है जी। बिल्कुल। और पिछली बार आप देखिए लगभग 53 सीट बीजेपी ने जीती थी, एक 54वां भी आ गया क्योंकि जो आरएलडी वाले थे वो बीजेपी में आ गया, यानी 54 हो गए जी। तो इस बार जो है साख बीजेपी की दांव पे लगी है और आरएलडी और सपा के पास कहा जा रहा है खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, और बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और इसीलिए कैराना की हम बात कर रहे हैं, वो 2013 का मुद्दा हो या दंगा हो, उसको वो जिंदा रखना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जब गोरखपुर में नामांकन के लिए पहुंचे थे अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी जी, तो अमित शाह ने यही बात कही कि इतना तेज यहां नारा लगाओ कि आपकी आवाज कैराना और मुजफ्फरनगर तक पहुंचे, यानी उसको वो जिंदा रखना चाहते हैं। क्या इस बार बिना उसको जिंदा रखे, उनको लग रहा है कि 20,000 की जो खाई है वो पाट देंगे, हम कैसे पाटेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 10 तारीख 11 जिले और 58 सीट, हाँ, जिनमें 53 सीट भाजपा के पास थी, जो आपने बताया ही है। हाँ, एक सीट बाद में जो छपरौली ऐतिहासिक सीट है, हाँ, छपरौली की अगर बात आई तो मैं विशेष बात कहना चाहूंगा, देश की आजादी से लेकर आज तक कभी भी चौधरी चरण सिंह परिवार हारा नहीं इस सीट से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो कैंडिडेट जीता वो जीतने के बाद भाजपा में चला गया, तो उसको उम्मीद थी कि अगली बार तुम जीत जाओगे भाजपा से। लेकिन शायद आपने देखा परसों एक बहुत बड़ी घटना हुई, वहां उनकी जो रैली हो रही थी, वो रोड शो था, उसमें काफी बवंडर हुआ, हाँ, और लाठियां भी चली वहां पर, हाँ। तो ये तो छपरौली की बात रही है। वापस कैराना की अगर आप बात करते, कैराना का जो इसकी बात चलती नाहिद हसन की, हाँ, नाहिद हसन और जो मरंगा का है जो हुकम सिंह की बेटी रही है, ये दोनों परिवार कभी एक ही हुआ करते थे, हाँ, और दोनों परिवार अलग अलग समाज की चौधर रखते हैं। वो गुज्जर समाज के मुसलमान गुज्जर और ये हिंदू गुज्जर के चौधरी है जो मरंगा का परिवार है, जो हुकम सिंह बाबू हुकम सिंह रहे हैं। तो उससे उधर अख्तर हसन जी थे जो नाहिद हसन के बाबा थे, हाँ, तो उनके पिता थे मुनव्वर हसन जो काफी चर्चित नेता रहे हैं और वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद नाहिद हसन पहले मुख्यमंत्री, पहले विधायक बने, फिर दूसरी बार, पिछली बार जो समीकरण समझेंगे। एक बड़ी खबर चारुल के पास है। चारुल, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर रंजनी आगरा से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से ईवीएम खराब होने की शिकायत दर्ज की गई है। आगरा के फरह में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। आगरा के फरह में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी आ रही है सामने। ईवीएम खराब होने की वजह से बूथ संख्या 442 पर मतदान फिलहाल रुका हुआ है। ईवीएम मशीन को सही करने में कर्मचारी वहां पर जुटे हुए हैं। आगरा के फरह में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब हुई है, तो अलग अलग जगह से ईवीएम खराब होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि कर्मचारी लगातार वहां पर ईवीएम को ठीक कर रहे हैं। और इसके साथ ही इससे पहले खबरें मुजफ्फरनगर से भी आ चुकी हैं, आगरा से भी फिलहाल हम देख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अलग अलग जगह से ये जानकारी मिल रही है। मेरठ में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली थी, हालांकि उसे सही कर लिया गया। अलग अलग जगह से ये जानकारी आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम मशीन को सही करने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किस
सीट पर किन प्रत्याशियों में टक्कर है। आगरा में जंग, बेबी रानी मौर्य बीजेपी, मुकेश कुमार जाटव जो कि सपा रालोद गठबंधन से आते हैं। यहां पर अगर हम मेरठ की बात कर लें, कैंट अमित अग्रवाल बीजेपी से हैं, मनीषा एलावत सपा रालोद गठबंधन से है। मथुरा सीट की बात कर लें, श्रीकांत शर्मा बीजेपी में मंत्री भी हैं, देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी से है। यहां पर गाजियाबाद में जो गदर है वो अतुल गर्ग जो कि बीजेपी में है फिलहाल, और उनके साथी के शुक्ला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने मतदान किया है। लगातार लोग मतदान कर रहे हैं, राज्य मंत्री ने भी फिलहाल मतदान किया है। शिकारपुर विधानसभा में जाकर उन्होंने मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदान के लिए लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही लगातार आप देखिए कि अलग अलग पोलिंग बूथ पर अलग अलग इंतजामात किए गए हैं। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बीच ये तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर राज्य मंत्री ने भी मतदान किया है। तो लगातार मतदान की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। आखिर आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ सहयोगी भी हैं, अंजनी मेरे साथ हैं, और इसके साथ ही सबसे अहम चीज है कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अंजनी, आप सवाल लेंगे, उससे पहले मैं भी आपके पास आना चाहूंगी। आज अगर हम बात कर ले, क्योंकि आज देखिए चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में यहाँ पर चुनाव है, हम बात करते हैं, हर पार्टी कहती है कि दागियों से हम दूर हैं, लेकिन दागी चेहरे जो हैं वो हर पार्टी में है। यानी दिखाने के लिए तो दूरी सब बनाते हैं, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। चारुल, यही तो हमारे यूपी बिहार की मजबूरी है कि यहाँ पे हर कोई बात तो करता है कि हम अपराध मुक्त बना देंगे यूपी को, लेकिन अपराधी सियासत की मजबूरी बन गए हैं। विश्वेंद्र सर, ये अपराधी पे चारुल ने बहुत सही सवाल किया है कि हर कोई कहता है कि भाई अपराधियों को हम दूर करेंगे, भगा देंगे, अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे। कैसे? जब अपराधी को आप टिकट देंगे तो कैसे उसको करेंगे? देखो अंजनी जी, मुझे मेरे लिए कहा आपने जी जी, विशेष बात है कि अपराधी को सभी पार्टियां टिकट दे रही है। हाँ। कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। हाँ। लेकिन सभी पार्टियों ने प्राथमिकता रखी है। वो कुछ भी कहे, वो कहते हैं, कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। वास्तविक देश का दुर्भाग्य है कि आज भी 21वीं सदी में जाने के बाद भी अपराधियों पे नजर लगाई हुई है और उनका हित देख रहे हैं। विशेष कारण इसका यह है, बहुत बड़ी बात है इसके लिए, अपराधी का जो चुनाव जीतने का जो दायरा रहा है या जो प्रभाव रहा है वो ज्यादा होता है एक आम आदमी के मुताबिक। जो आम आदमी हम लोग कैराना वाला जो समीकरण समझ रहे थे सर, अभी हमने देखा कि अमित शाह कुछ दिन पहले पहुंचे थे, सहयोगी हमारे गौरव भी वहां मौके पर मौजूद थे। जो वो व्यापारी थे, जो मिष्ठान भंडार, उस नाम में अभी भूल गया जी, बहुत पुरानी वो दुकान थी, वो लोग छोड़ के चले गए थे। वहां पे इतनी रंगदारी मांगी जाती थी, तो ये जो रंगदारी, ये जो वहां पे लेवी मांगी जा रही थी, इससे लोग, बहुत सारे लोग पलायन कर गए थे, वापस अब आए हैं। अमित शाह वहां पे गए थे, ये बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था जी, और माना जा रहा है कि इस बार भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा जी। हाँ, तो आप समीकरण समझा रहे थे कराना, इसके बाद हम अलग अलग जो दिग्गज उनकी बात करेंगे जी। पहले कराना की बात करें क्योंकि हॉट सीट है और यहीं से हवा बनती है जी। बिल्कुल, आपने कहा कराना की, मैं इसलिए खास बात कहूंगा, वापस आए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। और जो मिठाई की दुकान थी वो प्रसिद्ध थी और भी व्यापारी वापस आए। हाँ। लेकिन कुछ बाहर चले गए जो वापस नहीं आए हैं। हाँ। कुछ इस कारण से जाते हैं कि हमें वहां पलायन करने के बाद वहां अच्छा बिजनेस मिल गया, काम अच्छा शुरू होगा। हाँ। मैं खास बात कहना चाहूंगा, खुद कैराना में हमारा अपना एक मकान है, ब्लॉक के सामने नया भवन बनाया था जिसका नाम है मलहंडी सदन। अच्छा। हमारा जियो का ऑफिस उस बिल्डिंग में है, और वहां जहां अमित शाह जी गए थे उसी के पास गए थे। यहाँ की बात जो चल रही थी कि दोनों परिवार ऐसे हैं, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल वोट परसेंटेज जो है वो सामने आ चुका है लगातार, क्योंकि सुबह से लोग वोट कर रहे हैं। अब फिलहाल जो है वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। यूपी में 9 बजे तक 8.9% मतदान हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर में 4% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह से लोग वोट डाल रहे हैं। गाजियाबाद में 8% मतदान अब तक हो चुका है। ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं। वोट प्रतिशत क्या कहता है? शामली में 4% वोट अब तक बढ़ चुके हैं। शामली में 4% मतदान हो चुका है। तो यूपी में 9 बजे तक 8.9% मतदान हो चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिलहाल अगर 9 बजे तक की बात कर ले तो 8.9% का मतदान जो है वो हो चुका है। गौरव और पवन हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। कैराना का मुद्दा हम लगातार उसका जिक्र भी कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि दागी छवियों को भी यहाँ पर टिकट दिया गया है, और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको लेकर लगातार बीजेपी ने तंज भी कसा है।
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन हुए हैं, उसमें इस बात को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया है कि 5 साल में योगी सरकार ने जिस तरीके से खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, गन्ना के जो किसान हैं उनके जो बकाया था उनका भुगतान किया। बिजली की जब बात आती है, क्योंकि बिजली के पैसों की बात आती है जो कृषि के लिए यूज की जाती है, उसको माफ करने की बात यहाँ निकल करके आई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे अहम विषय था वो था जो व्यापारी वर्ग थे यहाँ के, खास करके जिन गलियों से पलायन हुआ था, वो आकर के यहाँ दोबारा बसते हैं, जिसके बाद से अमित शाह उसी क्षेत्र में पहुंचते हैं, उन व्यापारियों के साथ मुलाकात करते हैं। तो एक मैसेज जो है बीजेपी ने सेट करने का काम किया था कि किस तरीके से हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया, कानून व्यवस्था लागू करने का काम किया, योगी सरकार में माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। और जब माफिया शब्द आता है तो इस क्षेत्र से जो विधायक हैं उनको भी इस नाम के साथ संबोधित किया गया, कई जगहों पर कहा गया, क्योंकि देखिए उनके ऊपर वाकई में मुकदमे चल रहे हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कई जो धाराएं हैं लगी हुई हैं, मुकदमे उन पर चल रहे हैं और वो जेल में हैं। लेकिन उनकी जो बहन है इकरा हसन, वो मैदान में है और पढ़ाई भी उन्होंने विदेश से की है, तो वो उस तालीम के साथ लोगों के बीच में जा रही हैं। उनका ये कहना है कि वो यहाँ के क्षेत्र का विकास करेंगी, वो महिलाओं से मिल रही हैं। और मेरी उनके साथ जब बातचीत हुई थी, जब कैंपेन में उनके साथ में वहां पे मौजूद था, उन्होंने इस बात को कहा था कि यहाँ के क्षेत्र की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है गौरव, आपके पास आएंगे। अब हमारे पास कुछ आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं, जो मतदान हुआ है उस पर थोड़ा चर्चा कर ले विश्वेंद्र जी से। विश्वेंद्र जी देखिए, अभी 9 बजे तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए, वो 8.9% तक ओवरऑल इन 11 जिलों में मतदान हुआ है जी। और शामली, नोएडा, अच्छा नोएडा की अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, डीएम साहब तो बहुत सक्रिय हैं और खुद जाके मॉनिटरिंग कर, लेकिन इसके बावजूद जो है 4% मतदान हुआ है और सबसे अधिक गाजियाबाद में माना जा रहा है। इतनी तैयारी के बाद 9 बजे तक 8.9% जो मतदान हुआ, क्या इशारा करता है अभी? देखो, ये मतदान निश्चित तौर पर ये जहां जहां ज्यादा है वहां आप देख रहे हैं जहां मोमडन संख्या ज्यादा है, चाहे वो शामली कैराना क्षेत्र हो, बागपत का बागपत विधानसभा सीट हो, या जो शामली कुछ क्षेत्र ऐसा है, या मुजफ्फरनगर का। वैसे मैं आपको बीच में याद दिलाना चाहूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, वहां मशीन खराब हुई थी और वो काफी देर तक खराब हुई, अब ठीक हो चुकी है। आपके पास आएंगे और समझेंगे कि आखिर समीकरण आज के क्या कहते हैं।